हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आई होप लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा एंड सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने डिफरेंट तरीक़ों से इंडिया के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाला। क्या उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस थे, क्या उसके थोड़े बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। तो अब हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मोस्ट ऑफ दी जो हिस्ट्री की किताबें हैं या इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 से तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 किसी वैक्यूम में थोड़ी हो गई है। उसका कोई बैकग्राउंड रहा होगा, कुछ तो वजह रही होगी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई, लोगों ने रिवोल्ट किया, इतने लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह में खड़े होते हैं। नो डाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 के हम कॉजेज पढ़ते हैं, लेकिन नाउ दैट यू हैव स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल ऑन इंडिया, तो ये जो कॉजेज हैं आपके टिप्स पे वैसे ही रहेंगे कि आपको पता ही होगा कि हाँ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 आई। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे, क्या डिफरेंट फैक्टर्स थे। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, किस तरह से डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया में ये रिवोल्ट स्प्रेड हुई, डिफरेंट सेंटर्स में कौन लीडर्स थे एंड किस तरह से ब्रिटिश ने उन सेंटर्स के ऊपर अपना दोबारा कंट्रोल रीएस्टैब्लिश किया। देन ये टॉपिक है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी हैविंग स्टडीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 हम डिस्कस कर ही लेंगे कि यार कि क्या ये एक सिर्फ मिलिट्री रिवोल्ट थी या एक सिविलियन रिबेलियन थी, क्या ये एक स्पॉय म्यूटिनी थी या फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी। तो इस कंटेक्स्ट में जो डिबेट है वो भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, बोथ इमीडिएटली क्या हुआ है एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें हम डिफरेंट हेडिंग्स में कॉजेज को स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या थे, जैसे कोई बता सकते हो, मैंने नाम लिया जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, जिस तरह का ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो ग्रीवेंसेस पैदा हुए, they were also responsible for revolt of 1857. इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल तो कितना डिटेल में हमने स्टडी किया है, इसका एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट भी एंड इसका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी, दोनों ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. सोशो रिलीजियस कॉजेज, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि ब्रिटिश हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी इंटरफियर कर रहे थे, तो उसकी वजह से कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफेंड हो जाते हैं एंड रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, अब रिवोल्ट बेसिकली तो स्टार्ट हुआ था एज स्पॉय म्यूटिनी। स्पॉय सिपाही के लिए हम एंग्लिसाइज्ड वर्जन है स्पॉय। तो ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश मिलिट्री के, ब्रिटिश आर्मी के सिपाही अपने ही सुपीरियर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। तो मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट एंड स्पार्क क्या था रिवोल्ट के लिए, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. Now, starting with the political causes of the revolt, British annexation of Indian states that started with Battle of Plassey in 1757 and ended with annexation of अवध in 1856. तो इस 100 साल के टाइम फ्रेम में ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर अपनी डोमिनेंस बना ली। एंड ये जो डोमिनेंस थी दो पार्ट से ब्रिटिश ने बना के रखी थी। एक तो कुछ पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, जो कि वो खुद एडमिनिस्टर करते थे, वाइल द अदर पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर द इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। जैसे किसी के साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी कर ली, पैरामाउंट सी वाली रिलेशंस डेवलप कर लिए, रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया, सच लाइक थिंग्स। यहाँ जो इनडायरेक्ट रूल था, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाला जो एरिया था, वहाँ इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश था। वहाँ भी रियल पावर ब्रिटिश ही एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका रेजिडेंट ही एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन डिज्योर पावर, जो लीगल पावर, जो रियल पावर थी, जो लीगल टर्म्स में जो पावर थी, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास थी, वहाँ के लोकल रूलर के पास थी। डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हमने इम्पैक्ट में स्टडी किया था कि दिस वाज वन ऑफ द हेटेड स्टेप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी, कि इन्होंने
डिक्लेयर कर दिया कि कोई इंडियन स्टेट, कोई इंडियन रूलर जिसका नेचुरल सक्सेसर नहीं है, जिसका नेचुरल आयर नहीं है, जिसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है जिस राजे का, तो वो अपने अडॉप्टेड सन को गद्दी नहीं ट्रांसफर कर सकता अनलेस द अडॉप्शन इज अप्रूव्ड बाय गवर्नर जनरल। तो इस स्टेप ने काफ़ी लोगों को ब्रिटिश राज का, कंपनी राज का दुश्मन बना दिया। प्रोमिनेंट अमंग देम बीइंग रानी झांसी। नाउ लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि झांसी के जो राजा ऑफ झांसी की डेथ हुई तो उनके जो अडॉप्टेड सन थे उनको गद्दी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, तो रानी झांसी रिबेल करती है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसी के साथ एसोसिएटेड एस्पेक्ट था लॉस ऑफ पेंशंस एंड लॉस ऑफ रॉयल टाइटल्स। लॉस ऑफ पेंशंस तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ ही एसोसिएटेड था कि ये पॉलिसी सिर्फ गद्दी तक ही लिमिटेड नहीं थी। अगर किसी राजा को पेंशन भी जाती थी एंड उस राजा का से के नेचुरल सक्सेसर नहीं है तो उसके अडॉप्टेड बेटे को पेंशन भी नहीं मिलती थी। इस केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल एंड वो पार्टिसिपेट भी करते हैं रिवोल्ट में इवेंचुअली, नाना साहेब। कानपुर वाले रीजन में रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब। कौन थे नाना साहेब? पेशवा बाजीराव टू, वही जो 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जिन्हें डिस्पोजेस कर दिया गया है, जिनकी पेशवाशिप अबॉलिश कर दी गई थी, उनके अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। इनकी पेंशन कैंसिल कर दी गई कि तुम तो अडॉप्टेड सन हो, क्योंकि वो नेचुरल बॉर्न सन नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो ही बिकेम एन एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एंड कानपुर में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट लीड करते हैं। लॉस ऑफ रॉयल टाइटल्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बहादुर शाह जफर के सक्सेसर्स का। लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड डलहौजी के बाद गवर्नर जनरल आते हैं, ये बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि तेरे बच्चों को हम मुगल एम्परर का टाइटल नहीं लेने देंगे, दे विल सिंपली बी नोन एज प्रिंसेस। अब ये चीज़ इंडिया के लोगों की, लाइक बहादुर शाह जफर को तो इफेक्ट कर ही रही है, ये इंडिया की लोगों की साइकी को भी इफेक्ट कर रही है कि पिछले 150-200 साल से चली आई डायनेस्टी को आप ख़त्म कर रहे हो, कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें नीचा दिखा रहे हो कि आज से तुम्हें एम्परर नहीं बोला जाएगा, शहनशाह नहीं बोला जाएगा, सिंपली एक लोकल राजा बोला जाएगा, प्रिंसेस बोला जाएगा। तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस के कुछ लोग ऑफेंड हो गए एंड कुछ उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसके साथ एक और एस्पेक्ट था, लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि वो जो प्रिंसेस हैं, बहादुर शाह जफर के बेटे हैं, उनको रेड फोर्ट एट दिल्ली में रहने नहीं दिया जाएगा। ये कंपनी की आर्मी ऑक्यूपाई कर लेगी एंड बहादुर शाह जफर एंड उसके बेटे कहीं और चले जाएं आफ्टर दी डेथ ऑफ, लाइक बहादुर शाह जफर नहीं, उसके बेटे कहीं और चले जाएं आफ्टर दी डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर। Annexation of Awadh. It was one of the prime factors that was responsible for revolt of 1857. Particularly जो उसका मास करेक्टर है। क्यों? अवध के साथ हमने देखा कि 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, तब से अवध इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ये अवध के नवाबों से पैसे भी ले रहे हैं, अवध के नवाब से ये टेरिटरीज भी ले रहे हैं, अवध के नवाब से फेवरेबल ट्रेडिंग कंसेशंस भी ले रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट्स दे रहा है अवध कंपनी को। इसके साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अवध के जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही थी टू द ब्रिटिश आर्मी, टू द बंगाल आर्मी। एवरी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन अवध कॉन्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1 मेंबर टू द ब्रिटिश आर्मी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ अवध ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रही थी। जब ब्रिटिश ने, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अनेक्स किया तो वहाँ के लोगों को पता चल गया कि हम कितना भी लॉयल रह लें, कितने भी इनको कंसेशंस दे दें, कितनी भी लॉयल्टी के साथ इन्हें सर्व कर लें, अल्टीमेटली हमें मिलना क्या है? अनेक्सेशन। तो ऐसे रूल के अंडर सर्व करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अवध से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुई थी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन रूल, अब अंग्रेज थे, बाहर से आए थे, इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहे थे, कोई एसोसिएशन नहीं थी, इंडियंस को ये इन्फीरियर समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तुम साला गरीब लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा, तो वो वाली बात थी। तो इसलिए द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन रूल, तो इट वॉज ऑफेंसिव टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश।
नाउ मूविंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश की आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसमें भी जो एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थे, एलिमेंट्स ऑफ से के एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वगैरह नहीं थे, इस तरह की जो चीज़ें थी उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इन क्रिएटिंग डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू इंडियंस इन द न्यू सेटअप। हमारी कंट्री को गवर्न करना है, हमारे ही बंदों के पास कोई पावर नहीं है। पावर तो दूर की बात है, उन्हें लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी नहीं दिया गया, बहुत लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें इंक्लूड किया गया, वो भी बहुत बाद में। लिटिल स्कोप ऑफ प्रमोशन इन सर्विस, चाहे सिविल सर्विस थी चाहे ही मिलिट्री सर्विस थी। लोअर रैंक्स पे इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था एंड वो लोअर रैंक्स पे ही रिटायर हो जाते थे, कोई प्रमोशन का स्कोप नहीं था। जैसे मिलिट्री की अगर बात करें तो हाईएस्ट रैंक दैट एन इंडियन कुड अस्पायर, दैट इंडियन कुड अचीव इन द लाइफ टाइम ऑफ हिज सर्विस, दैट वाज दैट ऑफ सूबेदार, कि 20 साल की लॉयल सर्विस के बाद भी वो सिर्फ एक सूबेदार ही बनता था, विच इज़ लाइक नॉट एन ऑफिसर रैंक पोस्ट। तो लिटिल स्कोप ऑफ प्रमोशन इन सर्विस, सिविल सर्विस के लिए भी ये बात ट्रू थी। सीलिंग ऑन द हाईएस्ट रैंक्स दैट इंडियंस कुड अचीव। अनेक्सेशन ऑफ अवध, अनेक्सेशन ऑफ अवध पे भी बाद में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में ना आपको एक और चीज़ समझनी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने क्या किया, जो सिविल सर्विस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, एक अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस। कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस, हायर सिविल सर्विस, लोअर सिविल सर्विस, सुपीरियर सिविल सर्विस, इंफीरियर सिविल सर्विस, मोर लाइक पेइंग सिविल सर्विस, लो पेस इन द सिविल सर्विस। तो दो पार्ट्स में इन्होंने सिविल सर्विस को डिवाइड कर दिया। कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, इट वाज रिजर्व्ड फॉर यूरोपियंस। 500 पाउंड से ज़्यादा एनुअल सैलरी वाली पोस्ट को उन्होंने बोल दिया कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज का पार्ट रहेंगी एंड सिर्फ यूरोपियंस ही इन पोस्ट पे अपॉइंट किए जाएंगे। अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अपॉइंट कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ इनके पास कोई पावर नहीं थी। तो ये जो सिस्टम था काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था एंड इंडियंस इस सिस्टम से काफ़ी ऑफेंडेड थे कि हमारी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास ही कोई पावर नहीं है। बताओ ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है। अनेक्सेशन ऑफ अवध, ये हमने पॉलिटिकल कॉजेस में भी पढ़ा था, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस में फिर आ गया अनेक्सेशन ऑफ अवध। यहाँ एक डिफरेंट एस्पेक्ट है अनेक्सेशन ऑफ अवध का, वो है डिस्पोजेशन ऑफ ताल्लुकदार्स। ये आप टर्म याद रखोगे एनेक्सेशन ऑफ अवध के कंटेक्स्ट में, डिस्पोजेशन ऑफ ताल्लुकदार्स। कल हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा है, डिफरेंट रेवेन्यू सेटलमेंट्स अंडर ब्रिटिश पढ़े हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है परमानेंट सेटलमेंट, या जिसे हम ज़मींदारी सिस्टम भी पढ़ते हैं, जहाँ ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे वर सपोज्ड टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश स्टेट, टू द कंपनी स्टेट। ताल्लुकदार्स एक टर्म है जो हम ज़मींदार्स के लिए यूज़ करते थे अवध वाले रीजन में। ये छोटे ज़मींदार्स थे जो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ज़मींदार्स थे मुगल टाइम्स में। ताल्लुकदार्स भी एक कैटेगरी ऑफ ज़मींदार्स थे जो मुगल टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अनेक्स किया तो काफ़ी सारे ताल्लुकदार्स को उन्होंने डिस्पोजेस कर दिया, उनकी ज़मींदारी उनसे छीन ली। अब एक ज़माना था जब हमारा कितना रोब और रुतबा चलता था पूरे इलाके में। पच्चियाँ पिंडा दा चौधरी आप कल भी गल की सी कि इतने एरिया में, लार्ज एरिया में हमारी चलती थी। आज तुमने अवध को अनेक्स कर लिया है, हमारी ज़मींदारी हमसे छीन ली है, आज हमारे पास कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है। तो ये जो ताल्लुकदार्स थे ये एनिमीज बन गए ब्रिटिश के, ये मोस्ट वोकल क्रिटिक्स बन गए ब्रिटिश के विद इन अवध। तो अवध में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आया, इन ताल्लुकदार्स ने लोकल लेवल पे लीडरशिप प्रोवाइड की रिवोल्ट ऑफ 1857 को, लोगों को।
इसलिए अवध में, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अवध में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुई है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। उसका कारण यही था कि एक तो टॉप पे भी लोगों में डिसकंटेंट था कि हमारे राजा के साथ गलत ट्रीटमेंट किया इन्होंने। इंटरमीडिएट लेवल पे जमींदार भी ऑफेंडेड थे कि हम सबको तो तुमने निकाल दिया, हम सबकी जमींदारी तो तुमने छीन ली है, अब हम तुम्हें सपोर्ट क्यों करें। रादर तो हमारे जो सपोर्टर्स हैं हम उनको बोलेंगे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट तुम फाइट करो। लोगों को तो ग्रीवेंसेस थे ही, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही थी, रेवेन्यू सेटलमेंट्स हाई रेवेन्यू डिमांड की वजह से एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो अवध में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ रिवोल्ट रही है। Expensive, time-consuming and perplexing judicial system. Expensive, time-consuming and perplexing judicial system. अब अंग्रेजों ने एक नए ही तरह का जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अपने हिसाब से तो इन्होंने पॉजिटिव चेंज इंट्रोड्यूस की कि इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दी कि एक बंदा लॉ बनाएगा, दूसरा बंदा उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड तीसरा बंदा उस लॉ के कंटेक्स्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे जजमेंट पास करेगा। लेकिन ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला कंसेप्ट था, जो कि एक अच्छा कंसेप्ट है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं रहा है। हमारे तो यूजुअली यही होता था कि एंशिएंट मिडिवल टाइम से यही चला आ रहा है कि वो राजा है, राजा जो बोलता है वही कानून है, उस राजा ने ही कानून को इम्प्लीमेंट करना है। एंड अगर कोई से के हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो राजा के पास ही जाते थे जस्टिस मांगने, राजा के ऑफिसर्स। अगर राजा के ऑफिसर से जस्टिस नहीं मिला तो राजा फिर जस्टिस भी डिस्पेंस करता था, न्याय भी करता था। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला नया ही कंसेप्ट आ गया जो इंडिया के लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनकी साइकी में अभी बैठ नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने वो सारी पढ़ाई नहीं की है, वो सारी चीज़ें समझी नहीं है, उसका एक बैकग्राउंड नहीं बना है जिसकी वजह से ये सारे कंसेप्ट आए हैं। तो उनके हिसाब से एक परप्लेक्सिंग, एक कंफ्यूजिंग सा जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, जहाँ पे यूरोपियन जज बैठे हैं, इंडियन लॉज को वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में उन्हें ज़्यादा पता है नहीं है, फिर भी इंडियन लॉज को वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि वकील करने पड़ रहे हैं, वकील अपनी ही कोई भाषा बोल रहे हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आ रही, पैसे लग रहे हैं, तारीख पे तारीख पड़ रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो एक एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कंफ्यूजिंग जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश ने, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोगों के हिसाब से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हो रहा था। अब हम मूव करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। ये वाला टॉपिक तो हमने कल की क्लास में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का, एंड इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का। Land revenue policy of the British led to oppression, debt and dispossession. Oppression on peasants. Peasants were constantly in debt and it led to dispossession of lands. कि जो individual peasants थे उनसे lands छीनी जा रही थी, जो ज़मींदार थे उनकी ज़मींदारी छीनी जा रही थी, ताल्लुकदार, जैसे अवध के केस में हमने देखा ताल्लुकदार से उनकी ज़मींदारी छीनी जा रही थी। तो हर जगह, हर लेवल पे ही डिस्पोजेशन ऑफ लैंड हो रहा था, एंड किसान का ज़मीन के साथ बहुत गहरा इमोशनल अटैचमेंट होता है। एक किसान को आप बोलो कि जिस जगह पे तेरे पूर्वज खेती करते थे, तू वहाँ से वो ज़मीन छोड़ के कहीं और करना लग जाए, खेती करना स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए वैसे ट्रॉमेटिक सा एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड ब्रिटिश का तो सारा सिस्टम ही इस चीज़ को इनकरेज कर रहा था, ऑपरेशन, डेट एंड डिस्पोजेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस, ये तो हमने डिटेल में ही पढ़ा है। चाहे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मर्चेंट कैपिटल से हो रहा हो कि बाय चीप सेल डियर, आर्टिसंस को बोला कि सस्ता बेचो सस्ता बेचो सस्ता बेचो, उनके पास बचता ही कुछ नहीं था, तो अपनी इंडस्ट्री को, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी उससे। इंडस्ट्रियल कैपिटल वाले फेज़ में, एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल वाले फेज़ में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, क्योंकि अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी एंड इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया आ रहे थे। तो इंडियन आर्टिसंस के लिए काफ़ी मुश्किल था इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ compete करना। वो सस्ते होते थे, इनके गुड्स महंगे होते थे, लोग सस्ते गुड्स खरीद लेते थे। तो इन दोनों कारणों की वजह से एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857।
रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज, इसमें हमने देखा कि ऑफ लेट ब्रिटिश जैसे इंटरफियर करना स्टार्ट कर देते हैं, सती को अबॉलिश करते हैं, विडो री मैरिज अलाउ कर देते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें चाहे पॉजिटिव चीज़ें थी, बहुत इन्होंने अच्छी इंटेंशन के साथ ये सारे स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी था वो काफ़ी ऑफेंड था इन चीज़ों से कि अंग्रेज़ कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमारे घर के अंदर क्या होगा। एटलीस्ट वो चीज़ तो हमें लाइक हमारे ऊपर छोड़ दो। लेकिन ब्रिटिश अपने रिफॉर्म्स वगैरह करते रहे, उससे डिसकंटेंट बना एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 उसका लाइक एक कॉन्सिक्वेंस था। एक तो इसमें ये एस्पेक्ट है। दूसरा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी जो स्प्रेड हो रही थी इंडिया में, चाहे ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स थी, चाहे मिशनरी स्कूल्स थे, क्रिश्चियन मिशनरीज हर जगह थे और ये इंडियन रिलीजन्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, ओपनली क्रिटिसाइज़ करते थे कि तुम्हारे हिंदुज़म में तो ये होता है, इस्लाम में ये होता है, ये तुम्हारा हिंदुज़म अच्छा रिलीजन नहीं है, इस्लाम ठीक नहीं है, उसमें बहुत ये वाली प्रैक्टिसेस हैं, क्रिश्चियनिटी सबसे अच्छा रिलीजन है। हर रिलीजन की इंपॉर्टेंस होती है, हर रिलीजन में अच्छी बातें होती हैं सबसे, लाइक एंड सिमिलर सी लाइक भगवान के बारे में ही बता रहे हो, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज अदर रिलीजन्स। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज उस टाइम पे काफ़ी अग्रेसिवली क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर रहे थे सॉरी एंड इंडियन रिलीजन्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इस चीज़ ने भी इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया एंड ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी डिसकंटेंट में आ जाता है एंड रिवोल्ट करता है अगेंस्ट द ब्रिटिश। मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856। अब ये क्या था, ये इसी के साथ एसोसिएटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में क्या था कि अगर कोई बंदा, फैमिली का एक बंदा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता था, उसे फैमिली प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे, उसे बिरादरी से निकाल देते थे। अब तेरा फैमिली प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। 1856 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आता है कि अगर कोई बंदा हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहा है तो ऐसे बंदे के जो प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी में जो राइट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, उसे फैमिली प्रॉपर्टी से एक्सपेल नहीं किया जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, अब अगेन कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भाई अब तुम ज़बरदस्ती हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने पे क्यों उतारू हो। तो काफ़ी डिसकंटेंट पैदा किया इस चीज़ ने भी। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड मिशनरी स्कूल्स, नई इसी तरह की एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो रही है। मकॉलेस मैन्यूट 1835, याद है ना, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो नए इसी तरह की एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बातें हो रही हैं, नेशनलिज्म की बातें हो रही हैं, समझ हमें कुछ आ नहीं रहा है, रट्टा मरवाया जा रहा है। लेकिन एक तरह से कंप्लीटली सोसाइटी को ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है ऑन दी वेस्टर्न लाइंस। हमें बोला जा रहा है कि तुम्हारी सोसाइटी डिग्रेडेड सोसाइटी है एंड जो ब्रिटेन की सोसाइटी है वो एक सिविलाइज सोसाइटी है, तो हमारी सोसाइटी को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से भी कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज क्वाइट ऑफेंडेड। मिशनरी स्कूल्स, अगेन मिशनरी स्कूल्स में अब क्रिश्चियनिटी प्रीच की जाती थी, ओपनली प्रीच की जाती थी, तो उस चीज़ से भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नाउ दिस वाज द मोस्ट एविडेंट एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश सोशल पॉलिसी कि आउटराइटली ही इंडियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूरोपियंस, पीपल ऑफ कलर्ड रेसेस वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द पीपल ऑफ वाइट रेस। एरियाज थे शहरों के, जैसे शिमला में आप घूमने के लिए जाते हो, माल रोड वहाँ की जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, माल रोड पे इंडियंस की चलने की भी मनाही थी, इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, इतनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी। ऑलमोस्ट हर शहर में एक वाइट पोर्शन ऑफ द टाउन होता था, एक इंडियन पोर्शन ऑफ द टाउन होता था। तो वाइट पोर्शन ऑफ द टाउन में इंडियंस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। वो जैसे आप वो मूवीज़ वगैरह में पहले दिखाते हैं ना, अंग्रेज़ों के टाइम की जो अमिताभ बच्चन की मूवीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज द मोस्ट एविडेंट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
social legislations like sati, widow remarriage, ban on female infanticide, ऐसी चीज़ें. Now we move to the military causes of the revolt, कि आर्मी में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से जो स्पॉयज थे उन्होंने अपने ही पे मास्टर के अगेंस्ट रिबेल किया. हालांकि इंडिया में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, नमक हरामी हम बोलते हैं ना, कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना होता. यानी मुहावरा भी है, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया तुमने. तो नमक हरामी को, कि अपने पे मास्टर के अगेंस्ट रिबेल करने को हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिव समझा जाता है. फिर क्यों हमारे स्पॉयस ने उस एटमॉस्फेयर में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उसके मिलिट्री कॉजेज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स, ये तो हमेशा ही प्रेजेंट था. ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में भी पढ़ा कि हाईएस्ट रैंक जो इंडियंस अचीव कर सकते थे वो सिंपली एक सूबेदार का था. ऑफिसर वाले रैंक पे तो इंडियंस जाते ही नहीं थे, पहुंचते ही नहीं थे, अलाउड ही नहीं थे. जैसे इस कंटेक्स्ट में फेमस स्टेटमेंट्स ही है, वन कुड हैव द मिलिट्री जीनियस ऑफ हैदर अली. हैदर अली ने, आपको पता है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट काफ़ी सक्सेसफुल बैटल्स वेज की हैं. वन कुड हैव अ military genius of Hyder Ali, but even 20 years of loyal service could not prevent him from the insults given by a new recruit from Britain. अब इसका ये टोटल एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसके पैराफ्रेजिंग करके मैंने बताई है कि वो अगर उसके पास हैदर अली जैसी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी हैं, तब भी एक तो वो सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं जा सकता. दूसरी बात, उसका जो ऑफिसर आएगा, फ्रेश रिक्रूट फ्रॉम इंग्लैंड आएगा, वो उससे तो सीनियर रैंक पे ही आएगा. एंड चाहे वो 16 साल का है, चाहे वो 20 साल की उसने सर्विस कर दी है, वो आके उसको गालियाँ ही देगा. तो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जा रही थी बिटवीन इंडियन एंड दी ब्रिटिश सोल्जर्स. ये एक पेक्यूलियर केस है बंगाल आर्मी के केस में. हाई कास्ट आइडेंटिटी ऑफ द स्पॉय आर्मी. जब ब्रिटिश ने अपनी आर्मीज़ के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट की तो उन्होंने इंटेंशनली हाई कास्ट से रिक्रूटमेंट्स की. एक हाई कास्ट स्पॉय आर्मी क्रिएट की. राजपूत को इंडक्ट किया, ब्राह्मण्स को इंडक्ट किया, भूमिहास को इंडक्ट किया. तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि इन लोगों की जो, क्योंकि हाई कास्ट कैरेक्टर था, तो इन लोगों की कास्ट रिस्ट्रिक्शंस की भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत थी. एंड इन द स्टार्टिंग फेज इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया भी गया कि एक कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण्स की एक अलग यूनिट बना दी, वो अपना खाना खा रहे हैं. इंटर डाइनिंग के ऊपर आपको पता है कास्ट सिस्टम के अपने कुछ मुद्दे हैं. इंटर डाइनिंग अलाउड नहीं है, इंटर मिंगलिंग ज़्यादा अलाउड नहीं है. तो सेपरेट यूनिट्स क्रिएट किए गए. इंटर डाइनिंग वाली जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनकी रिस्पेक्ट की गई. रिलीजियस सिंबल्स पहनने की जो केस होते हैं, कि जैसे कोई तिलक लगा रहा है, कोई पगड़ी पहन रहा है, इस तरह की चीज़ें, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट की गई क्योंकि हाई कास्ट कंपनी आर्मी थी. एंड ये कंपनी की ज़रूरत थी कि इन लोगों की कास्ट रिस्ट्रिक्शंस की रिस्पेक्ट की जाए, नहीं तो ये लोग से कि आर्मी का पार्ट ही नहीं बनेंगे, ये रिक्रूटमेंट में शामिल ही नहीं होंगे. लेकिन 1820s onwards there was an attempt to create a universal military culture. ब्रिटिश कहते हैं कि सारा इंडिया तो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, पंजाब और सिंध वाले एरिया को छोड़ के ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया इज अंडर आवर कंट्रोल. अब हमें अपना कंट्रोल से के कंसोलिडेट करना है. हमें अब लोकल जो वेरिएशंस हैं कि बंगाल आर्मी अलग तरीके से ऑपरेट कर रही है, बंगाल आर्मी के अंदर डिफरेंट यूनिट्स अपने ही तरीकों से ऑपरेट कर रहे हैं, इन डिफरेंसेस को रिमूव करके एक यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर क्रिएट करना है. तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी फौजियों की, प्रॉपर उन्हें वो अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे ब्रिटिश आर्मी के स्पॉयस के तौर पे. तो जो रिलीजियस सिंबल्स वगैरह वो नहीं पहनेंगे, ऐसी कुछ बातें हैं. अब इन चीज़ों ने जो हाई कास्ट मेंबर्स ऑफ द स्पॉय आर्मी थे उन लोगों को ऑफेंड करना स्टार्ट कर दिया कि आप हमारी कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, इतना साइडलाइन क्यों कर रहे हो. प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी? ये जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856. क्या था कि हमारे उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी हिंदू सोसाइटी की अगर बात करें, सी को क्रॉस करना बहुत ही गलत समझा जाता था. उसके ऊपर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, सोशल रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपने सी क्रॉस नहीं करना है. माना जाता था कि सी क्रॉस करके आप अपनी जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है वो निभा नहीं पाओगे.
नॉन वेज खा लोगे आप या इस तरह से कुछ आप इमोरल एक्टिविटीज़ में एंगेज करोगे तो हमें यकीन ही नहीं है कि सी क्रॉस करने के बाद आप अपनी जो सोशल ऑब्लिगेशंस है उन्हें निभा पाओगे। इसलिए जो बंदा सी क्रॉस करता था उसे बिरादरी से निकाल दिया जाता था, उसे कास्ट से एक्सपेल कर दिया जाता था। इसलिए काफ़ी सारे जो रिक्रूट्स थे, हाई कास्ट रिक्रूट्स ऑफ द स्पॉय आर्मी थे, हाई कास्ट रिक्रूट्स ऑफ द बंगाल आर्मी थे, वो मना कर देते थे कि हमने नहीं जी सी क्रॉस करनी है। अब ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है इजिप्ट के साथ, हमारे फौजी मना कर रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं सी क्रॉस करेंगे। ब्रिटिश बहुत परेशान थे इस बात से कि क्या बात बनी, फिर किस बात की सैलरी है, फिर तुम घर ही चले जाओ। तो ये चीज़ उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 कि कोई भी स्पॉय मना नहीं कर सकता कि मैं फॉरेन में सर्व नहीं करूंगा या मैं लाइक सी क्रॉस नहीं करूंगा, मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगा, मैं बर्मा नहीं जाऊंगा। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां जाना पड़ेगा। और अगर मना करोगे तो नहीं, एक तो पनिशमेंट भी मिलेगी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा एंड निकाल भी दिया जाएगा सर्विस से। इसने स्पॉयर्स को ऑफेंड किया, हाई कास्ट स्पॉयर्स को ऑफेंड किया। इसी तरह से बैन ऑन डबल भत्ता। यूजुअली क्या होता था कि जैसे आज भी हमारे ऑफिसर्स वगैरह फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं, यूएन पोस्टिंग पे जाते हैं, WTO में उनकी पोस्टिंग वगैरह लगती है, IMS में पोस्टिंग वगैरह लगती है, ऑफिशियल पोस्टिंग लगती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है फॉरेन पोस्टिंग्स में। उस टाइम पे भी ऐसा ही था। इस चीज़ को इनकरेज किया जाता था कि अगर फॉरेन में आप सर्व कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे मिलेगी। उस टाइम के हिसाब से बंगाल वाला बंदा अगर मद्रास में सर्व कर रहा है तो उसके हिसाब से तो भाई वो फॉरेन लैंड में सर्व कर रहा है। बंगाल आर्मी अगर टीपू सुल्तान के साथ लड़ रही है तो फॉरेन कंट्री में लड़ने के लिए आई है वो, तो उसको भी फॉरेन अलाउंस मिलता था। मद्रास आर्मी अगर पंजाब जाके लड़ रही है, पंजाब आके लड़ रही है, तो मद्रास आर्मी के हिसाब से वो फॉरेन लैंड में लड़ने के लिए आई है। कंपनी भी इस चीज़ को मानती थी एंड उन बंदों को डबल सैलरी देती थी, फॉरेन अलाउंस देती थी, डबल भत्ता देती थी। लेकिन इवेंचुअली 1856 आते आते हमने देखा कि पूरा इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बनाना भी स्टार्ट कर दिया। उनके हिसाब से तो इंडिया एक सिंगल एंटिटी है, चाहे बंगाल है, चाहे मद्रास है, चाहे पंजाब है। ये ऑन लाइक इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाई कर दिया। लेकिन इंडियंस अभी इस लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। उन तो बंगाल वाले को लग रहा था यार क्या मेरे को मद्रास में भेज दिया, यहाँ मेरे जैसे लोग नहीं है, तो मैं डिफरेंट से देश में आ गया, परदेश में आ गया मैं। मद्रास वाले को लग रहा है कि कहाँ मेरे को पंजाब में भेज दिया, यहाँ कुंडिया मुछा वाले लोग लाइक अलग ही कैरेक्टर है, तो उसे लग रहा है कि मैं फॉरेन लैंड में आ गया। ब्रिटिश कहते हैं कि नहीं जी ये तो सिंगल इंडिया है, तो कोई फॉरेन अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई डबल पत्ता नहीं मिलेगा, कोई डबल अलाउंस नहीं मिलेगा फॉरेन पोस्टिंग्स के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो स्पॉयर्स को लगाया तो हमारी सैलरी कम होगी। पहले बढ़िया की लड़ाइयाँ लगती रहती थी, कभी हमें पंजाब ले जाते थे, कभी हमें बॉम्बे ले जाते थे, कभी हमें असम ले जाते थे। सैलरी की भी लाइक मौज हो जाती थी, डबल सैलरी है। अब इस चीज़ को मना कर दिया गया। मिशनरीज इन कैंटोनमेंट्स, ये तो इन जनरल हम रिलीजियस कॉजेज में पढ़ ही चुके हैं। एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये हर जगह घूम रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में भी हमने देखा, पॉलिटिकल कॉजेज में भी हमने देखा, एंड अब मिलिट्री कॉजेज में भी। मिलिट्री कॉजेज में किस तरह से, मैंने आपको पहले बताया कि एवरी एग्रीकल्चरल फैमिली इन अवध यूज्ड टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 मेंबर टू द बंगाल आर्मी। अब अगर अवध की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बंगाल आर्मी में सर्व कर रही है एंड बंगाल की जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार ऑफ बंगाल है, वो अवध के ऊपर अत्याचार कर रही है, अवध के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उन्हें हैवी टैक्सेशन उनके ऊपर इम्पोज कर रही है, उनके राजे को मिसट्रीट कर रही है, उनके राजे को बिना किसी बात पे के ही एक्सपेल कर देती है, तो वो लोग, वो जो बंगाल आर्मी में सर्व कर रहे हैं अवध के लोग, वो लोग ऑफेंड होंगे। एंड उनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब एक बंदा अगर फौज में आ भी गया है तो उनकी फैमिली तो उसकी अवध में ही है। वो क्या कर रहे हैं, वो या तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो आर्टिसंस हैं। एग्रीकल्चर आपने इंडिया का डिस्ट्रॉय कर दिया है, आर्टिसंस आपने इंडिया के डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो वट एवर हैपन्स इन अवध इफेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द बंगाल आर्मी हु आर फ्रॉम अवध। तो इसलिए भी अनेक्सेशन ऑफ अवध वाज अ मिलिट्री कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये है टैक्टिकल ब्लंडर ऑफ द ब्रिटिश।
बहुत ग्रेव मिस्टेक थी ब्रिटिश की कि उन्होंने काफ़ी सारे सेंटर्स सिर्फ इंडियन ट्रूप्स के हाथों में सौंपे हुए थे। ऑफिसर लेवल पे तो कोई इंडियन नहीं था, चाहे सूबेदार लेवल तक ही इंडियंस थे, लेकिन काफ़ी के पूरे शहर थे जो सिर्फ इंडियंस द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। इंडियंस इन दी बंगाल आर्मी द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। जैसे दिल्ली में बहुत कम यूरोपियंस पोस्टेड थे, इस केस में से 1:10 की रेशो मेंटेन की जाती थी। अगर एक यूरोपियन सोल्जर है तो उसकी जगह पे उसके सामने 10 इंडियन सोल्जर्स उसी आर्मी में मेंटेन किए जाएंगे, बंगाल आर्मी में मेंटेन किए जाएंगे। एक यूरोपियन सोल्जर 10 इंडियन सोल्जर, दिस वाज द रेशो दैट वाज मेंटेन। तो काफ़ी सारे शहर इन द कंट्रोल ऑफ इंडियंस थे। काफ़ी हैवी आर्टिलरी जो तोप वगैरह होती हैं, तोप वाला डिपार्टमेंट होता है, कैनन्स वाला डिपार्टमेंट होता है, वो इंडियंस के कंट्रोल में था। डिसप्रोपोर्शनेट इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप्स इन द आर्मी। तो जब एक जगह पे रिवोल्ट हुआ, बातें फैलनी स्टार्ट हुई, बाकी की कैंटोनमेंट्स में भी पता चला कि अच्छा मेरठ में रिवोल्ट हो गया, हम भी रिवोल्ट कर देते हैं। कोई यूरोपियन था नहीं या बहुत कम नंबर ऑफ यूरोपियंस थे, तो इंडियंस के लिए बहुत ईजी था अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार देना एंड रिवोल्ट का बैनर लहरा देना। तो इस चीज़ को बाद में रिकग्नाइज किया गया, इसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई कि इंस्टेड ऑफ 1:10 रेशो डिक्रीज करके 1:2 या 1:3 कर दी गई काफ़ी प्लेसेस पे। साइकोलॉजिकल रीजन, रिसेंट ब्रिटिश मिलिट्री रिवर्सेस। ये मिलिट्री रीजन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है। 1840s में 1850s में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज किया। प्लासी एंड बक्सर से लेके 1820s तक तो ब्रिटिश ने इस तरह की इमेज प्रेजेंट की, एंड इट वाज ट्रू ऑल्सो, कि जिस भी पावर के साथ ब्रिटिश लड़ने के लिए जाते थे उन्हें बहुत इजीली हरा देते थे। तो सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश आर्म्स ये एक मिथ बन गई कि ब्रिटिश को तो कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 1840s 50s में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए ग्लोबली जिन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। जैसे पंजाब वॉर्स की ही आप बात कर लो, एंग्लो सिख वॉर्स हुई हैं जो बड़ी ही मुश्किल के साथ ब्रिटिश ये वॉर्स जीते हैं, एंड ब्रिटिश खुद ये चीज़ रिकग्नाइज करते हैं कि भाई हम बस किसी तरह से ये वॉर्स जीत गए हैं, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद, बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर। इसी तरह से एक इंटरनेशनली वॉर हुई इसी टाइम पे, बैटल ऑफ क्रीमिया 1854, 55, 56 के टाइम फ्रेम में। चलो कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। बैटल ऑफ क्रीमिया में बहुत मुश्किल से जीत ब्रिटेन, ये भी वॉर गया, बैटल ऑफ क्रीमिया भी ब्रिटेन जीता है जैसे एंग्लो सिख वॉर्स जीता है, लेकिन यहाँ भी ब्रिटेन बड़ी मुश्किल से ही जीत पाया, बहुत ज़्यादा लॉसेस के बाद जीत पाया है। फर्स्ट अफगान वॉर 1839 से 1842 जो हुई है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ वो अटैक करते हैं, लेकिन अटैक इनिशियली तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन बाद में अफगान्स रिबेल कर देते हैं एंड ब्रिटिश आर्मी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो काफ़ी ऐसे इवेंट्स हुए ग्लोबली जिन्होंने ब्रिटिश सुपीरियरिटी, ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज किया। अब हमारे ट्रूप्स को लगा कि पहली बात तो बंदे ही देख लो, हम 10 उनका 1, प्लस उनके पास कोई इतनी ज़्यादा सुपीरियर मिलिट्री फोर्स भी नहीं है, उन्हें साइकोलॉजिकली लगने लग गया है। तो अगर हम रिबेल कर दें यूरोपियंस के अगेंस्ट तो हम बहुत इजीली इनको हरा देंगे। रादर हमारी मदद से इन्होंने हमारे कंट्री के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है, अगर हम ही रिबेल कर देंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इनको हराना एंड अपने कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल वापस री-इस्टेब्लिश करना। ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न था दैट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि यहाँ सीरियस एरर ऑफ जजमेंट था स्पोयस के पार्ट पे। ब्रिटिश रिसोर्सेज को ये समझ नहीं पाए कि कितनी बड़ी मिलिट्री मशीन है जो इतने बड़े एम्पायर को चला रही है, कितने पैसे हैं उनके पास एंड कितनी इजीली वो रिवोल्ट को क्रश कर देते हैं। ये बाद में इनको पता चलेगा कि यहाँ हमने बहुत बड़ी गलती की है, ये साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से हमने रिवोल्ट तो कर दिया है, लेकिन इस रिवोल्ट को अब सक्सेसफुल बनाना कितना मुश्किल टास्क है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। अब लोगों ऐसे नहीं होता कि मैं दुखी हूँ, मेरे को ग्रीवेंसेस और मैंने रिवोल्ट कर दिया। हो सकता है ग्रीवेंसेस तो काफ़ी सारे लोगों को होते हैं। मेरे को मान लो प्रेजेंट सरकार से कोई ग्रीवेंसेस हों, अब ये थोड़ी है कि मैं रिवोल्ट करके बैठ जाऊँगा। कोई उसका तरीका होता है अपने ग्रीवेंसेस को प्रेजेंट करने का, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाने का।
रिवोल्ट बंदा तभी करता है जब बंदे को पता हो कि एक तो पानी नाक से ऊपर चला गया एंड मेरी रिवोल्ट सक्सेसफुल भी हो जाएगी, मरने के लिए थोड़ी कोई रिवोल्ट करता है। तो दीज वर द मिलिट्री कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। लास्ट हम आते हैं द मोस्ट फेमस इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई। इसमें खास बात क्या थी कि इसमें कार्ट्रिजेस को लोड करने के टाइम पे कार्ट्रिजेस, इसमें जो कारतूस जब लोड करना होता था उसे पहले दांत से चबाना, दांत से उसका कवर रिमूव करना होता था। नाउ इट वाज रूमर्ड, एंड इस बात के कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आई ब्रिटिश से कि ऐसा सच है या ऐसा सच नहीं है। इट वाज रूमर्ड कि वो जो कार्ट्रिजेस हैं दे वर ग्रीस्ड बाय द फैट ऑफ पिग एंड काउ। वो जो कवर रिमूव करना होता है, इट वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ। नाउ इस चीज़ ने हमारे सोल्जर्स को, हमारे स्पॉयज को कन्विंस कर दिया कि ब्रिटिश आर हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। सोशो रिलीजियस कॉज भी आ गया बीच में। नाउ मुस्लिम्स पिग्स का मीट नहीं खाते हैं, उसे हराम समझा जाता है। हिंदूज के लिए काऊ होली एनिमल है, उसका मीट नहीं कंज्यूम किया जाता। अब ये कार्ट्रिजेस के ऊपर पिग एंड काऊ का फैट लगा रहे हैं। वो कार्ट्रिजेस मुंह से हमें लाइक उसका कवर रिमूव करना होता है, तो इनका फैट हम कंज्यूम कर लेंगे, हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय होगा। क्योंकि ब्रिटिश आर हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग आवर रिलीजन, तो वी मस्ट यूनाइटली राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफेंस ऑफ आवर रिलीजन। हमारे धर्म को बचाने के लिए, स्वाधीनता को बचाने के लिए हम रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट दी ब्रिटिश। तो ये इसका इमीडिएट कॉज था। मंगल पांडे वाला इंसिडेंट आप सबको पता है कि बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल में एक छावनी थी बैरकपुर कैंटोनमेंट, वहाँ मंगल पांडे को जो फोर्स किया जाता है ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूज़ करने के लिए, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं एंड ऑफेंस में आके ऑफेंडेड फील करके वो अपने यूरोपियन ऑफिसर को ही मार देते हैं। तो इसके साथ रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होती है। हालांकि ये मंगल पांडे वाला इंसिडेंट एक आइसोलेटेड सा इंसिडेंट था, लेकिन मेरठ में प्रॉपर बिगिनिंग्स ऑफ द रिवोल्ट होती हैं। ये सारी चीज़ें हम जो इंसिडेंट्स ऑफ द रिवोल्ट है ये हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ द कोर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हमारा कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला टॉपिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे कॉजेज अच्छे से समझ आए होंगे। द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, सोशो रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, देन मिलिट्री एस्पेक्ट क्या था कि स्पॉयज ने रिवोल्ट क्यों किया, लास्टली द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। तो नाउ विल बी मूविंग टू द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट।